तो देखो क्या है कि हम लोग का यूनिट 2 स्टार्ट करें हम लोग। यूनिट यूनिट 2, ठीक है। तो इसमें हम लोग का सबसे फर्स्ट है आपका, वो है कि हमको जानना है कि एटेन्यूएटर होता क्या है। व्हाट इज एटेन्यूएटर? एटेन्यूएटर तो एक चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है, हम लोग जो पिछला जो सब्जेक्ट करा था ईडीसी करके था जो, तो उसमें ईडीसी में हम लोगों ने एम्पलीफायर्स पढ़ा था, ठीक है ना। तो हम लोग जो एम्पलीफायर पढ़ रहे थे तो उसमें एक टर्म हम लोग काफ़ी टाइम यूज़ करे थे कि अटेन्यूएट हो जाता है सिग्नल, तो उसको एम्पलीफाई करा जाता है, ठीक है। अटेन्यूएशन का मतलब क्या होता है ना कि सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है ना वो कम हो जाना, ठीक है ना। अटेन्यूएट अगर मैं बोलूँ एटेन्यूएशन, ये अगर वर्ड है आपका एटेन्यूएशन, एटेन्यूएशन का मतलब क्या है कि जो भी सिग्नल का स्ट्रेंथ है ना, सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है आपका, सिग्नल स्ट्रेंथ, वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिग्नल पावर, अगर आप स्ट्रेंथ ना कहो इसको, वेट, सिग्नल जो पावर होगा आपका, जैसे सपोज करो कि आप किसी एंटेना से कोई सिग्नल रिसीव कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल फ़ोन ही है, ठीक है ना। तो जो सिग्नल पावर होता है ना वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, इसी को हम लोग एटेन्यूएशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एटेन्यूएशन जो टर्म है ना ये काफ़ी निगेटिव होता है, निगेटिव इन द सेंस कि ये डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज करा कि आपका कोई सपोज करो कि आपके घर के पास एक स्टेशन है, बेस स्टेशन है सपोज करो, ठीक है। अभी बेस स्टेशन क्या कर रहा है, आपके मोबाइल फ़ोन को सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, ये आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल स्टेशन है, ठीक है। अब इसको एक सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। अब ये जब सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है तो डिजायर्ड थिंग क्या है कि जो सिग्नल का स्ट्रेंथ हो ना वो अच्छा खासा हो, ठीक है ना। जो सिग्नल का स्ट्रेंथ हो वो क्या हो, अच्छा खासा हो, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब क्या है कि एटेन्यूएशन इसमें कम हो, ठीक है। ये हमारा रिक्वायरमेंट होता है। अटेन्यूएशन कम होगा तो रिसेप्शन क्वालिटी अच्छी होगी, फिर आपके मतलब जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा प्रॉपर होगा, ठीक है। ये तो डिजायर्ड रिक्वायरमेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि आखिर जब ये निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है अटेन्यूएशन, तो हम अटेन्यूएटर क्यों पढ़ रहे हैं। अटेन्यूएटर क्या होगा, अटेन्यूएटर एक ऐसे डिवाइस होगा जो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होगा, अटेन्यूएशन परफॉर्म कर रहा होगा। और अटेन्यूएशन को मैंने क्या बोला, अटेन्यूएशन तो बोला है कि निगेटिव फेनोमेना है। ये आपके जो भी सिग्नल ट्रांसमिशन है उसके सिग्नल को, उसके सिग्नल पावर को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है। तो आखिर हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। अब देखो इसका यूज़ ना, जैसे ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ मतलब निगेटिव है तो बार बार एप्लीकेशन के ऊपर है। सपोज करो कि आपको मान लो आपके पास एक सपोज करो ट्रांजिस्टर सेट है, सपोज करो रेडियो सेट है मान लो, ठीक है, रेडियो सेट है। अब क्या होता है कि रेडियो सेट में ना एक, जानते होगे, एक तो आपका स्टेशन सेलेक्टर्स होता था पहले पुराने ज़माने में, रेडियो सेट जो आते थे, अभी तो आपके चिप में ही आ जाता है। एक होता था आपका स्टेशन सेलेक्टर, ठीक है ना। स्टेशन को आप इसको ट्यून कर देते थे किस स्टेशन पे ले जाना है, ठीक है ना, गोरखपुर, लखनऊ, कहाँ पे ट्यून करना है। और दूसरा होता था वॉल्यूम कंट्रोल के लिए, ठीक है ना। किसके लिए होता था, वॉल्यूम कंट्रोल के लिए। अब जो वॉल्यूम कंट्रोल है वो क्या कर रहा है बेसिकली, जैसे मान लो वॉल्यूम कंट्रोल का मतलब क्या कर रहा होगा कि जो भी सिग्नल है ना, जैसे मान लो कि आपका एक केस लेते हैं कि, वेट, जैसे मान लो एक केस हम लोग लेते हैं कि आपका मतलब जो भी ट्रांजिस्टर है वो कोई मतलब ट्रांजिस्टर में क्या होगा, जो भी ट्रांजिस्टर होता है वो कैसे काम करता है, इसमें एक एंटीना होगा, ठीक है ना। एक सपोज करो कि एरियल एंटीना है, ठीक है। ये एरियल एंटीना है, इस सिग्नल को रिसीव कर रहा होगा, ठीक है ना। उसके अंदर एम्पलीफायर सर्किट होगा, उसको एम्पलीफाई करके और फिर प्रोसेस करके आपको ऑडियो सुना रहा होगा, ठीक है ना, लाउड स्पीकर के थ्रू। यहाँ पे जो लाउड स्पीकर लगा रहा था इसके थ्रू, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब एक कंडीशन एज्यूम करो कि आपने क्या कर रखा है कि जो भी एम्पलीफिकेशन प्रोसेस हो रहा है, तो एम्पलीफाई होके सपोज करो कि रिसीव होके सिग्नल आपका कुछ इस तरीके का था, सपोज करा ये आपका सिग्नल था रिसीव होके। अब जब आप एम्पलीफाई कर रहे हो ना ये सिग्नल, तो काफ़ी इसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे करके सपोज बहुत ज़्यादा बढ़ गया ऐसे करके स्ट्रेंथ, ठीक है, ऐसे स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे स्ट्रेंथ को, क्योंकि डिपेंड जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हमेशा फुल वॉल्यूम में ही चलाओ। जैसे मान लो कि जो भी आपका वॉल्यूम होगा वो ऐसा आप रखोगे ना कि वॉल्यूम को आप कंट्रोल कर सको, ठीक है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने जिस पर्टिकुलर गेन का एम्पलीफायर लगाया है उस गेन को आप हमेशा 100% यूटिलाइज करो, ऐसा तो होगा नहीं। आप ये चाहोगे कि वो जो गेन हो रहा है ना, जो भी गेन हो रहा है एम्पलीफायर का, वो आपके कंट्रोल में रहे, ठीक है ना। गेन कंट्रोल में रहने का मतलब क्या है कि
कभी हो सकता है, सपोज करो कि आपका एम्पलीफायर का गेन है 1000, सपोज करो, एक एजम्पशन हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जो भी सपोज करो 1 मिलीवॉट का सिग्नल आ रहा है, ठीक है, अब उसका गेन है 1000, ठीक है, तो कितना कर देगा, 1 वॉट के सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है। अभी 1 वॉट का सिग्नल, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमेशा 1 वॉट का सिग्नल का ही आउटपुट सुनो, ठीक है ना। आपका आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है कि आप क्या करो कि इस वन वॉट पे अपना कंट्रोल रखो, कि हम 1 वॉट मैक्सिमम सुन सकते हैं, हम चाहे तो 0.75 वॉट भी सुन सकते हैं, हम क्या करें 0.50 वॉट भी सुन सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो जब एक कंट्रोल कैसे आएगा, एक कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो कि जो 1 वॉट के सिग्नल को ना आप क्या कर रहे हो, उसका उसका पावर क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहे हो, तो 0.75 वॉट होगा, और फिर उससे भी रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, 0.50 वॉट होगा। मतलब क्या होगा, जो वॉल्यूम कंट्रोल प्रोसेस होता है ना किसी भी सर्किट का, वो बेसिकली क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अटेन्युएशन, ठीक है ना। अटेन्युएट करते हो आप, जो भी मैक्सिमम पावर था उसको क्या कर रहे हो आप, कम कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या जरूरत पड़ेगा, इस रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, अटेन्यूएटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। किसकी जरूरत पड़ेगी, अटेन्यूएटर की। अटेन्यूएटर यहाँ पे क्या करेगा, जो भी पावर था, मैक्सिमम पावर जो था, जो भी आपका पावर एम्पलीफायर का जो मैक्सिमम आउटपुट था उसको कंट्रोल कर रहे हो आप। इसके नॉब को घुमाते हो तो मैक्सिमम पावर क्या होगा, एकदम लास्ट तक जाएगा तो वहाँ पे मैक्सिमम पावर अलाउ करेगा, और एकदम स्टार्ट पे रहेगा तो मिनिमम पावर अलाउ करेगा, ठीक है ना। जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे पावर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास कोई गेन है, एक जो पावर एम्पलीफायर का गेन है इतना, अब इस गेन को हम क्या कर रहे हैं, इस नॉब को रोटेट करके हम क्या कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं। तो जब गेन को कम कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, सिग्नल पावर को कम कर रहे हैं। जब सिग्नल पावर को कम कर रहे हैं, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज अटेन्यूएशन, राइट। नाउ दिस प्रोसेस इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय यू, ठीक है ना। आप खुद कंट्रोल कर रहे हो, तो एक बुरा चीज नहीं होगा। जिस चीज पे भी आपका कंट्रोल रहता है ना, तो वो बुरी चीज नहीं है, ठीक है ना। तो जब, क्योंकि आप चाह रहे हो तो कर रहे हो ऐसा, ठीक है ना। आप चाहो तो 1 वर्ड पे भी सुन सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे एटेन्यूएटर का यूज होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को एटेन्यूएटर को डिफाइन करना हो कि एटेन्यूएटर होता क्या है, मैं क्या करूँगा, कैसे डिफाइन करूँगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज एटेन्यूएटर, तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि जो एटेन्यूएटर होता है क्या करता है, सिग्नल को एटेन्यूएट करता है, मतलब सिग्नल पावर को रिड्यूस करता है विदाउट डिस्टॉर्टिंग द वेव फॉर्म, ठीक है। ध्यान से देख लो, सुन लो इसको। मतलब जो, अगर मैं डिफाइन करने को बोलूँ एटेन्यूएटर को, तो क्या करता है एटेन्यूएटर, अटेन्यूएटर क्या करता है, अटेन्यूएटर जो सिग्नल जो पावर होगा, कैसे लिख सकते हो कि अटेन्यूएटर अटेन्यूएटर attenuates the signal power without distorting the waveform, ठीक है। अब डिस्टॉर्टिंग द वेवफॉर्म का मतलब क्या है, कि जैसे मान लो कि ऐसा कुछ सिग्नल आपको मिल रहा है, ऐसा कुछ सिग्नल है, आप इसके सिग्नल पावर को एटेन्यूएट करोगे तो क्या होगा, कुछ ऐसे मिल जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। अब ऐसा नहीं करना है कि इसका चेंज शेप ही चेंज कर दो उठा के। शेप चेंज करने का मतलब क्या है, कि सपोज करो कि पहले ऐसे सिग्नल था, सपोज करा कि ये सिग्नल ऐसे था, अब आपने क्या करा कि कुछ ऐसे करके इसको ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। तो ये तो पहले स्क्वायर वेव, पहले साइन वेव था, अभी स्क्वायर वेव कर दिया आपने। पावर तो रिड्यूस हुआ, इसका एम्पलीट्यूड कम है इससे, लेकिन क्या हो रहा है, ये आपने डिस्टॉर्ट कर दिया सिग्नल को। तो ऐसा नहीं करना है। अटेन्यूएटर का मतलब क्या होता है, सिंपल क्या करेगा, उसके पावर को रिड्यूस कर देगा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद इट्स वेव फॉर्म, ठीक है ना। बिना वेव फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज किए वो क्या करेगा, पावर को रिड्यूस कर देगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ अटेन्यूएटर, राइट। अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ, एक एप्लीकेशन आपने देख ही लिया, कहाँ पे एप्लीकेशन है, कि आपकी जो टेलीविजन सेट्स हैं, एप्लीकेशन में बात करूँ इसका, एप्लीकेशंस बात करूँ तो कहाँ पे, वॉल्यूम कंट्रोल में, वॉल्यूम कंट्रोल में होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम कंट्रोल कैसे करते हो आप, गेन को रिड्यूस करोगे तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, गेन को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल में हो गया। एक और एप्लीकेशन होता है, जैसे मान लो टेस्टिंग के लिए, जैसे लैब्स में टेस्टिंग पर्पज के लिए इसका एप्लीकेशन होता है। कैसे होता है टेस्टिंग पर्पज, लैब्स में क्या होता है, जैसे मान लो आप मैंने क्या बताया था आपको स्टार्ट में, सपोज करा कि ये आपका कोई सोर्स है, कोई एक सोर्स है, या फिर कोई मान लो ट्रांसमिशन लाइन ही है,
ठीक है। अब यहाँ पे ना लोड पे कुछ यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, कुछ कनेक्टेड है। अब आपको याद होगा कि एक प्रॉब्लम थी, उसको बोलते थे हम लोग रिफ्लेक्शंस का, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने सिग्नल यहाँ पे फीड किया, तो एक प्रॉब्लम क्या होता है कि जब लोड ना ये जो लोड है ना, ये मैच नहीं करता है ना, तो क्या करता है, जो सिग्नल को क्या करेगा, ये सिग्नल जब ट्रैवल करेगा यहाँ जाएगा ना, वो फिर से रिफ्लेक्ट होके दूसरे साइड आता है, बैकवर्ड आता है, ठीक है। अब बैकवर्ड अगर आ रहा है ना, सिग्नल रिफ्लेक्ट होके बैकवर्ड आ रहा है, अगर सपोज करो उसका फेज, जो सिग्नल बैकवर्ड होके आ रहा है उसका फेज, और जो सिग्नल आप यहाँ पे इन दे रहे हो उसका फेज अगर दोनों सेम हो गया, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों सिग्नल एड अप हो जाएंगे और उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, और वो क्या कर सकता है, आपके इक्विपमेंट्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट लगा होगा उसको क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस डैमेज वी कैन यूज व्हाट, अटेन्यूएटर, राइट। सो ये आपके लैब टेस्टिंग पर्पज में होता है। वैसे इसके लिए मेनली हम लोग यूज आइसोलेटर्स का करते हैं, तो सिग्नल को ही आइसोलेट कर देगा, ठीक है ना, आइसोलेटर, ठीक है। लेकिन हम अटेन्यूएटर का भी यूज कर सकते हैं कि जो क्या करेगा, सिग्नल के स्ट्रेंथ को कम कर देगा, सो दैट कि आप उसको इजीली मतलब इजीली वो आपका इक्विपमेंट उसको विदस्टैंड कर सके, ठीक है। तीसरा आपका होता है इम्पीडेंस मैचिंग में, इम्पीडेंस मैचिंग में, ठीक है। जो अटेन्यूएटर का यूज होता है इम्पीडेंस मैचिंग में, फिक्स अटेन्यूएटर्स का यूज होता है। अब इम्पीडेंस मैचिंग में कैसे यूज होगा, आपको पता होगा कि इम्पीडेंस मैचिंग का वही कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर वाला, कि हम क्या करना चाहते हैं, अगर सपोज करो एक आपके पास सोर्स है कोई, और एक कोई लोड है, ठीक है ना, कोई सोर्स है जनरेट कर रहा है कोई पावर। अब इस सोर्स के पावर को लोड में ट्रांसफर करना है हमको, मैक्सिमम जितना मतलब ट्राई करना है हमको कि जितना मैक्सिमम हम पावर ट्रांसमिट कर सके लोड को, उतना करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है कि इम्पीडेंसेस को मैच करना होता है, कि इसका जो सोर्स का अपना इम्पीडेंस होगा, ठीक है ना, सपोज करो ये ZS है, ठीक है ना, और ये लोड का अपना इम्पीडेंस अगर ZL है, तो इनकी मैचिंग करनी होगी, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो ZS है, ZL होना चाहिए, ZS का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे एक मैचिंग क्राइटेरिया होता है, इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए भी ना हम किसका यूज करते हैं, अटेन्यूएटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन है अटेन्यूएटर्स का, ठीक है। तो अटेन्यूएशन एक नेगेटिव फेनोमेना तो है, बट इसके एप्लीकेशंस ढेर सारे हैं, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, ओके। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर स्टडीइंग अटेन्यूएटर एज अ डिवाइस, ओके। तो माइक्रोवेव में ना आप लोग अगले साल माइक्रोवेव सब्जेक्ट पढ़ोगे, वहाँ पे अटेन्यूएटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। जैसे आप ऑप्टिकल फाइबर केबल का नाम सुने होगे, वहाँ पे भी अटेन्यूएटर लगाया जाता है। होता क्या है ना, जैसे मान लो आप लोगों ने इसको सुना होगा जरूर, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है ना, OFC जिसको बोलते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लो कि OFC में क्या करते हैं हम लोग ऑप्टिकल फाइबर केबल में, कि उसमें ना एक तरफ से एक लाइट सोर्स होता है, ठीक है ना। लाइट सोर्स नॉर्मली लेजर डायोड होता है, ठीक है। अब लेजर डायोड क्या करता है, लाइट को ट्रांसमिट करता है। अब वो क्या लाइट होता है, फाइबर से जाता है, ट्रैवल करता है, और एक रिसीवर होता है यहाँ पे, ठीक है ना। रिसीवर में क्या होगा, फोटो डायोड होता है, उसको एवलांचे APD या फिर पिन डायोड होता है। यहाँ पे एवलांचे फोटो डायोड होता है या फिर पिन डायोड होता है, जो सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है। अब होता क्या है प्रॉब्लम, कि जैसे मान लो इसका ना अपना एक मतलब APD और PIN का ना अपना एक मतलब लिमिट होता है, कि इतने ही मैक्सिमम पावर को ये विदस्टैंड कर सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, सपोज करा कि आपका फाइबर है, सपोज करो कि 1 किलोमीटर का फाइबर लिंक है। अब आपने क्या करा कि एक किसी भी आपने यहाँ पे APD लगा रखा है, एवलांचे फोटो डायोड, फोटो APD का मतलब एवलांचे फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या करेगा, जो भी लाइट सिग्नल होगा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब सपोज करो कि 1 किलोमीटर का लिंक था, आपने यहाँ पे APD लगाया था। अब क्या हुआ कि ये लिंक रिड्यूस कर मतलब लिंक जो है, यहाँ पे आप कोई कांस्टेंट पावर ट्रांसमिट कर रहे थे लेजर से, सपोज करो कि ट्रांसमिट कर रहे थे P in, और यहाँ पे इसको मिल रहा था P out, ठीक है। अब ये जो P out था वो मैच कर रहा था इसके जो मैक्सिमम पावर हैंडलिंग कैपेसिटी है APD, उससे मैच कर रहा था। अब आपने क्या करा कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म हुआ कि जो फाइबर का लेंथ है ना, फाइबर का लेंथ 1 किलोमीटर से कम हो गया, कुछ और मतलब हो गया, सपोज करो कि 0.5 किलोमीटर हो गया, ठीक है ना। फाइबर का लेंथ आपने ये जो सोर्स था इसको यहाँ से ना करके यहाँ से कर दिया, सपोज करो। अब आपने यहाँ पे चेंज नहीं, आपने सपोज करो कि APD चेंज नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे ना एक अटेन्यूएटर लगा दोगे बीच में। वो क्या करेगा, जितना भी पावर मिल रहा था ना उसके पावर को रिड्यूस कर देगा, सो दैट कि जो P out जितना वो झेल सकता था
उतना पावर यहाँ पे बना रहा है, क्योंकि आपने डिस्टेंस कम कर दिया है। जब डिस्टेंस कम कर दिया है तो आपका यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिसीव पावर बढ़ेगा, लेकिन रिसीव पावर बढ़ेगा तो क्या कर सकता है, वो एपीडी को डैमेज कर सकता है। तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस काइंड ऑफ डैमेजेस व्हाट वी यूज ऑप्टिकल एटेन्यूएटर्स। तो वो क्या करेगा, सिंपली उसके पावर को रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस कर दिया पावर तो फिर इसको उतना ही मिलेगा जितना इसकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो डिफरेंट एप्लीकेशन से आप लोग बहुत सारी जगह पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना हम लोग कुछ बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आगे के लिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है ना, जैसे आपके जो भी एटेन्यूएटर होता है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटेन्यूएटर। तो इसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनपुट और आउटपुट इंपीडेंस, मतलब जो भी एटेन्यूएटर है उसका इनपुट और आउटपुट इंपीडेंस कितना है। जो हम पहले ऊपर वाले जो चार लिख रहे हैं ना, ये जो चार इंपीडेंसेस हैं आपके, ये कौन से हैं, फिक्स्ड एटेन्यूएटर्स के हैं। फिक्स्ड एटेन्यूएटर के जो ऊपर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसके हैं, फिक्स्ड एटेन्यूएटर्स के। ठीक है, ये चारों। और नीचे वाले क्या हैं, ये वेरिएबल के हैं। ऊपर वाले प्लस नीचे वाले मिला के सब वेरिएबल एटेन्यूएटर। दो तरीके का एटेन्यूएटर होता है, एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है वेरिएबल। फिक्स्ड एटेन्यूएटर में क्या होगा कि उसमें एटेन्यूएशन कितना होगा ये फिक्स है। ठीक है ना, वेरिएबल में क्या होगा, उस एटेन्यूएशन को आप वेरी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने वॉल्यूम कंट्रोल की बात करी, उसमें कितना एटेन्यूएशन करना है वो डिपेंड करेगा आप नॉब कितना घुमा रहे हो, मतलब क्या है, वो वेरिएबल एटेन्यूएटर है। ठीक है, ऐसे आप फिक्स एटेन्यूएटर भी बना सकते हो, सो दैट कि जितना मतलब एक आपने फिक्स कर दिया कि इतने पावर को एक कम कर देगा। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं 3 dB का एटेन्यूएटर एक बना दूं, 3 dB का, तो क्या होगा, जितना भी मैं पावर इनपुट दूंगा उसको, वो क्या करेगा, उस पावर को 3 dB से रिड्यूस कर देगा। 3 dB से रिड्यूस करने का मतलब उस पावर को हाफ कर देगा। ठीक है, तो इस टाइप के एटेन्यूएटर्स को बोलते हैं फिक्स्ड एटेन्यूएटर्स। और जो हम लोग अभी जो वॉल्यूम कंट्रोल वाला देखे थे रेडियो का या फिर टेलीविजन सेल्स का, उस टाइप के एटेन्यूएटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल एटेन्यूएटर बोलते हैं। ठीक है ना, वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल एटेन्यूएटर। अच्छा, एक और चीज है, जो फिक्स एटेन्यूएटर है ना, इसको पैड भी बोला जाता है, पैड। ठीक है ना, तो ये कई बार आप लोग सुनोगे कि टी टाइप का पैड डिजाइन करना है, पाई टाइप का करना है। ठीक है, तो फिक्स्ड एटेन्यूएटर्स को हम लोग पैड भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब ये चार तरीके का है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला तो इनपुट और आउटपुट इंपेडेंस, जो भी आपके फिक्स्ड एटेन्यूएटर होगा उसका कुछ ना कुछ इनपुट इंपेडेंस होगा और कुछ ना कुछ आउटपुट इंपेडेंस होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, फ्लैटनेस विद फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये है कि जो भी एटेन्यूएटर होना चाहिए वो ना, फ्रीक्वेंसी, आप इनपुट फ्रीक्वेंसी कुछ भी दो, वो उसका जो आउटपुट जो अटेन्यूएशन होना चाहिए ना, मान लो पावर है, जो अटेन्यूएशन में लिखूँ इसको, ये अटेन्यूएशन है। ठीक है, अब ये जो होना चाहिए ना, फिक्स होना चाहिए किसी भी फ्रीक्वेंसी के लिए। अगर मतलब फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटेन्यूएशन का मैं ग्राफ करूं, ड्रॉ करूं, तो कैसा होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर ये ग्राफ मतलब फिक्स ना हो गया ना, ऐसे कुछ चेंज ऐसे रहने लगे, तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये क्या करेगा, ये डिस्टॉर्शन इंट्रोड्यूस कर देगा सिग्नल में। और हमने क्या बताया था, जो एटेन्यूएटर होता है वो क्या करता है, सिग्नल के स्ट्रेंथ को, पावर को डिक्रीज करता है, बट वो डिस्टॉर्ट नहीं करता है वेव फॉर्म को, विदाउट इवन डिस्टॉर्टिंग द वेव फॉर्म। तो ये एटेन्यूएटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी जो मैंने वेरिएबल बनाया है। एटेन्यूएटर्स की असली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, जो ऊपर वाला है, ये वाला, ये क्या होगा, ये एक्चुअल में फिक्स्ड एटेन्यूएटर का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। इसमें क्या है, एटेन्यूएशन फिक्स्ड है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही एवरेज एंड पीक पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी, एक एटेन्यूएटर मैक्सिमम कितना पीक पावर को हैंडल या फिर एवरेज पावर को हैंडल कर सकता है, दिस इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एटेन्यूएटर। ठीक है, चौथा है टेम्परेचर डिपेंडेंस। नॉर्मली जो आपके एटेन्यूएटर्स बनाए जाते हैं ना, वो क्या होते हैं, रेजिस्टिव नेटवर्क्स होते हैं। रेजिस्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो भी आपका प्योर इंडक्टर होता है और प्योर कैपेसिटर होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, वो कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता है। मतलब वो कोई भी, उसमें पावर लॉस कितना होता है, आइडियली अगर मैं बात करूं तो पावर लॉस 0 होता है, आगे प्रैक्टिकली बात करूं तो बहुत कम होता है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो पावर लॉस ही करना है ना। एटेन्यूएटर का मतलब ये कि यू आर गोइंग टू प्ले विद द पावर, आप पावर के साथ डील करने वाले हो, उसको पावर को कम कर दोगे। दिस इज व्हाट द एटेन्यूएटर इज फॉर। ओके, तो आप क्या करोगे कि एटेन्यूएटर को हमेशा किससे बनाओगे, रेजिस्टिव सर्किट से बनाओगे, प्योर रेजिस्टिव सर्किट से, सो दैट कि यू कैन अचीव योर डिजायर एटेन्यूएशंस। ओके, तो जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट से बनेगा तो रेजिस्टेंस का एक टेम्परेचर डिपेंडेंस होता है, आपने पढ़ा होगा।
ठीक है ना। रेजिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है ना। तो एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपको, मतलब अगर अच्छा एटेन्यूएटर बनाना बनाना है अगर, तो दिस कैरेक्टरिस्टिक शोज कि आपका जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ एन एटेन्यूएटर शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। ओके, सो these four are the characteristics of an attenuator, फिक्स्ड एटेन्यूएटर एक्चुअली। ओके, अब वेरिएबल एटेन्यूएटर में क्या है ना, एडिशनल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो गई हैं। कौन कौन से देखो, इसमें क्या है, अमाउंट और रेंज ऑफ एटेन्यूएशन। जैसे मान लो मैंने क्या बताया था, रेडियो वाला वॉल्यूम कंट्रोल बताया था, ठीक है ना, वॉल्यूम कंट्रोल। वॉल्यूम कंट्रोल में क्या है देखो, वॉल्यूम कंट्रोल में क्या है कि आपको रेंज चाहिए होगा कि कहाँ कितने से कितने तक। जैसे मान लो कि आपको वॉल्यूम ज़्यादा करना है तो एटेन्यूएशन कम करना होगा, ठीक है। सपोज करो एटेन्यूएशन मैं कर दूँ कि 1 dB मैक्सिमम, मतलब जब मैक्सिमम वॉल्यूम करना हो तो एटेन्यूएशन वहाँ पे 1 dB हो, और मिनिमम वॉल्यूम करना हो तो 3 dB हो। तो आपको एक रेंज होगा, रेंज ऑफ एटेन्यूएशन, मतलब 3 dB से लेके 1 dB तक के एटेन्यूएशन सिग्नल को, मतलब इतना dB तक एटेन्यूएट कर सकता है सिग्नल को, ठीक है ना। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर एटेन्यूएटर, ठीक है। दूसरा क्या है, इंसर्शन लॉस इन द मिनिमम एटेन्यूएशन पोजीशन। देखो कभी भी आप, मैंने आपको बताया था, याद होगा जब हम लोग इंसर्शन लॉस पढ़ रहे थे, जब हम लोगों ने इंसर्शन लॉस पढ़ा था, उसमें क्या था कि अगर सपोज करा कि ऐसे कुछ है, सपोज करो ये कोई दो नेटवर्क है, अब इन दोनों के बीच में मैं कुछ आके ऐसे इंसर्ट कर दूं, कुछ भी एक बीच में कोई दूसरा नेटवर्क इंसर्ट कर दूं, तो क्या होगा, इस नेटवर्क में खुद का लॉसेस होगा, और वो लॉस को क्या बोलते हैं हम लोग, इंसर्शन लॉस बोलते हैं, ठीक है ना। यही हम लोग डिफाइन किया था इंसर्शन लॉस को। तो ऐसे ही एटेन्यूएटर होता है। एटेन्यूएटर क्या होता है, नॉर्मल जो भी आपका पाथ है उसके बीच में आपने क्या किया, एक एटेन्यूएटर लगा दिया। जब एटेन्यूएटर लगाओगे, और वो किससे बना हुआ है, वो तो रजिस्टर से बना हुआ है, और रजिस्टर क्या होता है, वी टाइम्स आई को पावर को कंज्यूम करता है, ठीक है ना, इतना पावर डिसिपेट होता है उसके अंदर, यानी ये क्या करेगा, पावर लॉस करेगा, और वो पावर लॉस किसके बराबर होगा, वो होगा इंसर्शन लॉस के बराबर, ठीक है ना। इसी पावर लॉस को हम बोलेंगे इंसर्शन लॉस, ठीक है। तो इसी चीज को यहाँ पे अकाउंट, इंसर्शन लॉस इन द मिनिमम एटेन्यूएशन पोजीशन, ठीक है ना, कि मिनिमम एटेन्यूएशन पोजीशन पे इंसर्शन लॉस कितना है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वेरिएबल एटेन्यूएटर का, ठीक है। अब इंक्रीमेंटल एटेन्यूएशन फॉर स्टेप एटेन्यूएटर, जैसे मान लो कि आप स्टेप बाय स्टेप, मान लो कि कोई ऐसा एक एटेन्यूएटर बनाया हुआ जिसमें ना 5 स्टेप हैं। जैसे फैन रेगुलेटर आप लोग देखे होंगे, फैन रेगुलेटर, उसमें क्या होता है कि एक एक पोजीशन ए है, फिर दूसरा पोजीशन, फिर तीसरा पोजीशन, फिर चौथा पोजीशन, फिर पांचवा पोजीशन। अब इस पांचवें पोजीशन पे फैन की स्पीड हाईएस्ट हो जाती है, और इस पोजीशन पे फैन की स्पीड लोवेस्ट होती है। तो लोवेस्ट से फिर अगले लोवेस्ट में जाने के लिए इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल एटेन्यूएशन, ठीक है ना, कितना एटेन्यूएट हो रहा है, मतलब एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने पे कितना एटेन्यूएट हो रहा है सिग्नल। दिस इज व्हाट वी दिस इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीमेंटल एटेन्यूएशन, ठीक है। चौथा क्या है, एक्यूरेसी ऑफ एटेन्यूएशन वर्सेस एटेन्यूएशन सेटिंग, ठीक है ना, कि कितना एक्यूरेट है, बेसिकली एक्यूरेसी ऑफ एटेन्यूएशन है कि कितना एक्यूरेटली ये सिग्नल को एटेन्यूएट कर रहा है, ठीक है। और पांचवा है आपका एटेन्यूएटर स्विचिंग स्पीड एंड स्विचिंग नॉइज, ठीक है, कि आप कितना जल्दी, जैसे मान लो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे स्विच कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल इट कि एटेन्यूएटर स्विचिंग स्पीड, ठीक है। तो ये आपके 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेरिएबल और फिक्स्ड एटेन्यूएटर्स के, ठीक है ना। लेकिन ये एडिशनल है, अगर आपके एग्जाम में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए, तो अगर आप सपोज करा कि आया वेरिएबल एटेन्यूएटर का, तो आप फिक्स वाला भी लिखोगे प्लस वेरिएबल वाला, ये लिखोगे सारे पांचों। और केवल आपका किसका आता है, फिक्स एटेन्यूएटर का आता है, तो ये दीज फोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिक्स एटेन्यूएटर, ओके। तो ये आपके मतलब एटेन्यूएशन से रिलेटेड, एटेन्यूएटर से रिलेटेड आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें मेन क्या है, देखो पहले तो आपको इनपुट आउटपुट इम्पीडेंसेस के बारे में पता होना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है ना। ऐसे ही इसका फ्लैटनेस विद फ्रीक्वेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एटेन्यूएशन होना चाहिए दैट शुड बी कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी, ओके। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तो टेम्परेचर डिपेंडेंस और पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी, दीज आर द थिंग्स additional point you need to remember while designing in any attenuator circuit, okay। So ये आपका characteristics हो गया attenuator का, okay। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो you can ask me, otherwise हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूरा theoretical अभी तक तो, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को?
Yes, sir. ओके, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आस्क, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज हम लोग फिर मूव करेंगे नेक्स्ट पे। किसी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है अभी तक का, ठीक है, क्योंकि जब तक पूछोगे नहीं तब तक मेरे को समझ में नहीं आएगा। चलो ठीक है, तुम नहीं पूछोगे तो कोई नहीं। ओके, तो देखो एटेन्यूएटर का मतलब समझ में आ गया कि एटेन्यूएटर क्या करता है, सिग्नल के स्ट्रेंथ को कम करता है, सिग्नल के पावर को रिड्यूस करता है, और रिक्वायरमेंट भी समझ में आ गई कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे ना कि इसका इसका जो यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ एटेन्यूएशन, ठीक है, क्या हम लोग पढ़ेंगे, यूनिट्स Decibel. यूनिट्स ऑफ attenuation. Someone is saying decibel. Yes, you are right. But Decibel and Neper. Neper. ठीक है, तो हम लोग यूनिट्स ऑफ एटेन्यूएशन देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली आपका जो एटेन्यूएशन होता है ना, वो आपका मैंने क्या बताया था, जैसे एम्पलीफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, सिग्नल का स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ जाता है, राइट। अब एटेन्यूएशन में क्या होगा, सिग्नल का स्ट्रेंथ डिग्रेड हो जाता है। तो जो आपका एम्पलीफायर का जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर इसका वो है, किसी का माइक ऑन है। तो देखो एम्पलीफिकेशन का जो यूनिट होता है क्या होता है, डेसिबल में हम उसको रिप्रेजेंट करते थे। नॉर्मली आपका जो बेल टर्म है ना, बेल, ठीक है, वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे लिया गया है, ठीक है ना। वो बेसिकली क्या करता है, वो पावर के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट पावर के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर मैं कोई सपोज करो कि मैं कोई ऐसा एक अटेन्यूएटर ही ले लूँ, या फिर कोई एक नेटवर्क ले लूँ, सपोज करें कि 2 पोर्ट नेटवर्क है, ठीक है ना, ये आपका 2 पोर्ट एक नेटवर्क है, ठीक है। अब एक 2 पोर्ट नेटवर्क में मैं मेंशन कर दूं यहाँ पे, सपोज करो ये जो है आपका, ये है IS, मतलब सेंडिंग करंट बोल सकते हो, जो आप सेंड कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो, और ये है आपका IR, रिसीविंग करंट, ठीक है। अब सपोज करो इस पॉइंट पे ना, मतलब इनपुट साइड पे जो पावर है ना टोटल, वो है PS, और आउटपुट साइड पे जो पावर है वो है PR, ठीक है। ये आपका कोई भी 2 पोर्ट नेटवर्क है, 2 पोर्ट नेटवर्क, ठीक है। हमने क्या करा कि इनपुट साइड पे हमने करंट को मार्क कर लिया, दिस इज IS, आउटपुट साइड पे करंट को मार्क कर लिया IR, इनपुट साइड पे जो पावर है इसको मार्क कर लिया PS, और सॉरी इनपुट साइड पे PS पावर है और आउटपुट साइड पे PR पावर है। अब जो आपका बेल यूनिट होता है ना, अच्छा, अटेन्यूएशन को हम लोग नॉर्मली अल्फा से इंडिकेट करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। तो अल्फा मतलब क्या है, एटेन्यूएशन है, एटेन्यूएशन, ठीक है। तो जो अगर अल्फा को मैं अटेन्यूएशन को अगर मैं बेल में लिखना चाहूँ, बेल में, तो इसको क्या लिखूंगा, सिंपली ये आपका क्या होता है, आपका लॉग ये बेस 10 होता है, और रेशियो होता है करंट या फिर वोल्टेजेस का। तो सिंपली मैं क्या लिखूंगा, IS/IR, ठीक है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये बेसिकली क्या होगा, पावर का रेशियो होगा, PS/PR, ठीक है ना, पावर का रेशियो होता है। जो आपका बेल यूनिट होता है, मैंने क्या बताया था, इनपुट और आउटपुट पावर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। अगर मैं बेल में लिखना चाहूँ अटेन्यूएशन को, अल्फा को बेल में, तो क्या होगा, लॉग बेस 10 PS/PR, ठीक है। अब इसी को मैं डेसीबेल में लिखना चाहूँ, डेसीबेल में, डेसीबेल को हम इंडिकेट करते हैं DB से, ठीक है। तो क्या करोगे आप, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेसी जो आपका ये जो आपने प्रीफिक्स ऐड करा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। डेसी सेंटीमीली डेका हेक्टर किलो, आप पता ही होगा। तो ये क्या होगा, सिंपली ये जो है 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर मैं डेसी मतलब डेसीबेल में रिप्रेजेंट करना चाहूँ अल्फा को, अल्फा क्या आपका एटेन्यूएशन है, तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, सिंपली PS/PR, PR, ठीक है। तो ये बेसिकली हम क्या रिप्रेजेंट किए हैं, ये हमारा है एटेन्यूएशन इन डीबी,
ठीक है ना। ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अटेन्युएशन, अटेन्युएशन इन डीबी, ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब सपोज करो कि इनपुट साइड पे, सपोज करो आप इनपुट और आउटपुट साइड पे ना इम्पिडेंसेस सेम है। मतलब पीएस की वैल्यू क्या है, बेसिकली पीएस को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ करंट और वोल्टेज लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ना आई एस स्क्वायर टाइम्स जेड एस। ठीक है ना, आई एस क्या है आपका करंट है और जेड एस क्या है उसका इम्पिडेंस है। तो करंट का स्क्वायर टाइम्स जो इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है, पावर होता है। ऐसे में लिख सकता हूँ पी आर को क्या लिख सकता हूँ, आई आर का स्क्वायर टाइम्स जेड आर लिख सकता हूँ ना। तो अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि जो जेड एस है इक्वल टू जेड आर है, मतलब जेड एस और जेड, मतलब इनपुट साइड पे जो आपका इम्पिडेंस है और आउटपुट साइड पे जो इम्पिडेंस है वो दोनों बराबर हैं। 21 केस में बराबर हो सकते हैं, आपको याद होगा कब बराबर होगा, अगर मैं इसको सपोज करो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस से टर्मिनेट कर दूं आउटपुट को, याद होगा आपको। अगर मैं सपोज करो इसके कैरेक्टर यहाँ पे कोई एक ऐसा इम्पिडेंस लगाऊं जो किसके बराबर हो, इस नेटवर्क का, अगर सिमेट्रिकल नेटवर्क है इसका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस के बराबर टर्मिनेट कर दूं, तो यहाँ पे जो मैं इम्पीडेंस मेजर करूंगा इनपुट साइड से वो किसके बराबर हो जाएगा, इसी इम्पीडेंस के बराबर हो जाएगा। तो दिस कंडीशन कैन बी easily achieved when we terminate the load with its characteristics impedance, right? So ये हम इजीली अचीव कर सकते हैं। ठीक है, इस केस में मैंने क्या एजम्पशन लिया है कि जेड की वैल्यू जेड के बराबर हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, देखो उस केस में क्या होगा आपका, फिर अल्फा जो डीबी में होगा, अल्फा डीबी में होगा तो क्या हो जाएगा, देखो 10 log बेस 10। ठीक है, पीएस को क्या मैं लिख सकता हूँ, आई एस स्क्वायर जेड एस अपॉन आई आर स्क्वायर जेड आर। और मैंने क्या कर रखा है, जेड एस और जेड आर की वैल्यू बराबर रखी है तो कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा इन डी बी हो जाएगा 10 log बेस 10 आई एस बाई आई आर, और इसको क्या लिखता हूँ मैं, होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको अगर फिर से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखना चाहूँ ये स्क्वायर इधर इस साइड दूसरे साइड लेते हो, क्या हो जाएगा अल्फा इन डी बी इक्वल्स टू 20 10 इंटू 2। अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क मी, इससे सिंपल मैथ्स है। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 10 2 है इधर चला आएगा इस साइड में, क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 लॉग बेस 10 और आई एस बाई आई आर। ठीक है, इसका मॉडुलस ले लो क्योंकि लॉग निगेटिव का तो होगा नहीं। तो ये हो जाएगा अल्फा डी बी इक्वल टू हो जाएगा सिंपली 20 log 10 आई एस बाई आई आर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया एटेन्युएशन का फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं वोल्टेज दिया रहे, मान लो वोल्टेज के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो अल्फा डी बी क्या हो जाएगा, अल्फा डी बी हो जाएगा 20 log, ठीक है, वी एस बाई वी आर। सिंपली कैसे होगा, क्योंकि पता है आपको, क्या पता है कि पी एस की वैल्यू क्या होगी, वी एस स्क्वायर अपॉन जेड एस, और आर एस पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आर स्क्वायर अपॉन जेड आर। ठीक है, और जेड एस इक्वल्स टू जेड आर जब आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपली ये वाला इक्वेशन आ जाएगा इस इक्वेशन से। ठीक है, ये दो चीजें आपको पता चल गई। ठीक है, तीन एक्चुअल में तीन इक्वेशन आपको मिल गए।